हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं जिसमें प्यार, धोखा, गलतफहमियां और एक अनएक्सपेक्टेड नई शुरुआत है। ये कहानी एक लड़की की जो अपने बॉयफ्रेंड के धोखे से तंग आ चुकी है और एक ऐसे शख्स से दोबारा मिलती है जो उसकी जिंदगी बदलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त लड़ाई से। हमारी हीरोइन, जिसका नाम मू जियाओजी है, उसका बॉयफ्रेंड लू जिनचेंग उस पर बुरी तरह चिल्ला रहा है। वो कहता है हमारा ब्रेकअप हो गया। मू जियाओजी बड़े आराम से जवाब देती है, ये 5वीं बार है जब तुम ब्रेकअप की बात कर रहे हो। इस बार क्या हुआ? हीरो गुस्से में कहता है, क्या तुमने ही लुओ वेई को ड्रिंकिंग पार्टी में भेजा था? तुम्हें पता भी है उन लोगों ने उससे कितनी शराब पिलाई? मेरे साथ बदतमीजी होने वाली थी। अभी लुओ वेई को फोन करो और उससे माफी मांगो। यहाँ हमें पता चलता है कि लुओ वेई शायद हीरोइन का दोस्त या कोई करीबी है जिसे लेकर वो बहुत प्रोटेक्टिव है। लेकिन हमारी हीरोइन मू जियाओजी लू जिनचेंग पर ही इल्जाम लगा देती है। वो कहती है, मैंने उसे कई बार समझाया था कि पार्टी में प्रोड्यूसर ठीक आदमी नहीं है, लेकिन वो खुद जाना चाहता था। मैंने तो उसके साथ एक असिस्टेंट और मैनेजर भी भेजा था। तभी उसे लू जिनचेंग के कॉलर पर लिपस्टिक का निशान दिख जाता है। ये देखकर हीरोइन का दिल टूट जाता है। वो कहती है, तो तुम्हारे हिसाब से ये लुओ वेई की ही गलती है? तुम बस उससे जलते हो क्योंकि वो तुमसे ज्यादा मासूम, तुमसे ज्यादा साफ दिल का और तुमसे ज्यादा काबिल है। तुम उसे बर्बाद करना चाहते हो। और फिर लू जिनचेंग अपना असली रंग दिखाता है। वो चिल्ला कर कहता है, तुम्हारा और लुओ वे का चक्कर चल रहा है ना? किसने दी तुम्हें इतनी हिम्मत? अभी इसी वक्त कंपनी से निकल जाओ। मुझे ब्रेकअप मंजूर है और वापस मत आना। सोचिए हमारी हीरोइन पर क्या बीती होगी। वो मन ही मन सोचती है, इतने साल मैंने लू जिनचेंग के साथ रिश्ते में बिना किसी शिकायत के मेहनत की, उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन अब लगता है जैसे सारे कर्ज चुक गए हैं। तभी सामने से कार आती है। हमारी हीरोइन नीचे गिर गई। तब कार से बाहर आता है हमारा हीरो हो यांटिंग। वो कहती है, अरे अंकल, ये तो आप हो, हम पहले भी मिल चुके हैं। यहाँ फ्लैशबैक बताया जाता है जहाँ हमारी हीरोइन शायद किसी क्लब की पार्टी में होती है। का दोस्त कर कहता है, भागो यहाँ से, मेरे सुपर पावर अंकल आ रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं तो गया काम से। हीरोइन कहती है, तुम्हारे अंकल मेरे अंकल हुए, भला मैं क्यों भागूं? जबरदस्ती धक्का देकर भागने लगता है। वो जाकर हमारे हीरो से टकराई जाती है। तभी उसकी मुलाकात होती है कहानी के दूसरे हीरो हो यांटिंग से। वो उसे देखकर चौंक जाती है। हो यांटिंग असल में उसके दोस्त हे की के अंकल हैं। वो हे की को डांटते हुए कहते हैं, तुम अभी हाई स्कूल में हो और ऐसी जगहों पर घूम रहे हो और साथ में लड़कियों को भी लेकर आए हो। सजा के तौर पर वो उन दोनों को 3 घंटे दौड़ने के लिए कहते हैं। जाने से पहले हो यांटिंग हमारी हीरोइन से कहते हैं, चलो हम वीचैट पर एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। अगर ये लड़का दोबारा कोई गड़बड़ करे तो मुझे बताना। उस दिन के बाद से हीरोइन ने हो यांटिंग को नहीं देखा था। वो उसे एक ठंडे और सख्त इंसान के तौर पर याद करती है। कई सालों बाद एक कार एक्सीडेंट की वजह से हीरोइन और हो यांटिंग की दोबारा मुलाकात होती है। हीरोइन को चोट लगी है और हो यांटिंग उसकी मदद करते हैं। वो कहते, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। हीरोइन कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया और ब्रेकअप हो गया। जरूर मेरे दिमाग में कुछ खराबी थी जो मैं ऐसे बेकार इंसान को पसंद करती थी। इस पर हो यांटिंग बहुत समझदारी से जवाब देते हैं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उस इंसान की है जिसे तुम्हारी कद्र नहीं थी। ये सुनकर हीरोइन को थोड़ी हिम्मत मिलती है। फिर हो यांटिंग उससे पूछते हैं कि क्या उसके पास अभी भी उनका वीचैट है। हीरोइन बताती है कि उसने डिलीट कर दिया था। वो दोनों एक दूसरे को फिर से ऐड करते हैं। हो यांटिंग को पता चलता है कि हीरोइन ने कुछ नहीं खाया है। वो उसके लिए ढेर सारा खाना मंगवाते हैं और हैरानी की बात यह है कि वो सारा खाना हीरोइन की पसंद का होता है। हीरोइन सोचती है, इतने सालों में ये बिल्कुल नहीं बदले। तभी हीरोइन के फोन की रिंगटोन बजती है। ये एक बहुत ही पुराना और अनसुना गाना होता है। हो यांटिंग कहते हैं, ये गाना बहुत कम लोग सुनते हैं, मैंने पहली बार किसी को इसे रिंगटोन बनाते हुए देखा है। हीरोइन बताती है कि उसे ये गाना हाई स्कूल में मिला था और उसे सिंगर का काम बहुत पसंद आया था, लेकिन अफसोस कि उस सिंगर ने सिर्फ कुछ ही गाने बनाए। वो कहती है, काश वो और गाने बनाता और अपने सपनों को पूरा करता। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ऐसा लगता है कि वो गुमनाम सिंगर कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन ही थी। किसी की तारीफ सुनकर उसे एहसास होता है कि मान लिए जाने का एहसास कितना अच्छा होता है। अचानक हीरोइन को घर से फोन आता है। उसकी दादी की तबीयत शायद ठीक नहीं है। वो घबरा कर कहती है, मुझे तुरंत घर जाना होगा। हो यांटिंग बिना एक पल सोचे कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हीरोइन हो यांटिंग से कहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी नानी एक छोटे से कस्बे में रहती हैं जो थोड़ा दूर है। लेकिन हो यांटिंग परवाह करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। गाड़ी में बैठकर हीरोइन उसे अंकल कहकर धन्यवाद देती है। यहाँ हमें पहली बार पता चलता है कि हमारी हीरोइन का नाम जीजी है। जीजी जैसे ही घर पहुँचती है उसकी दादी उसे गले लगा लेती है। वो चिंता से पूछती है, जीजी तुम ठीक तो हो? मैंने पड़ोस की बाई फैमिली से सुना कि लू जिनचेंग ने तुम्हें बाई लुओवे के लिए छोड़ दिया। जीजी अपनी दादी को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए वो बहाना बनाती है, दादी उसने मुझे नहीं छोड़ा,
बल्कि मैंने उसे छोड़ दिया है। दादी दुखी होकर कहती हैं, ये मेरी ही गलती है, मैं अपनी पोती की रक्षा भी नहीं कर सकी। लोग सच को तोड़ मरोड़ कर बातें बना रहे हैं, जबकि हमारी जीजी हर मामले में बाय लोवई से बेहतर है। तभी दादी को जोर से खांसी आने लगती है। जीजी को एहसास होता है कि उसकी दादी को पेट का कैंसर है और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो इस समय उन्हें और चिंता में नहीं डाल सकती। अपनी दादी को तसल्ली देने के लिए जीजी अचानक एक बड़ा झूठ बोल देती है। वो कहती है, दादी, लू जिनचेंग से भी अच्छा एक आदमी दरवाजे पर ही है। उसने कहा है कि वो मुझसे शादी करेगा। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं उसे अंदर बुलाती हूँ। अब जीजी बाहर जाती है और सीधे हुओ यांगटिंग के पास पहुँचती है, जो बाहर इंतजार कर रहा था। वो हिम्मत करके उससे पूछती है, अंकल, क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं? हुओ यांगटिंग हैरान रह जाता है। जीजी जल्दी से सब कुछ समझाती है। असली शादी नहीं, मेरी दादी को कैंसर है और डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास शायद 1 साल ही बचा है। उनकी सबसे बड़ी इच्छा मुझे शादी करते हुए देखने की है। अगर आप तैयार हैं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हुओ यांगटिंग, जो क्योटो के 4 सबसे बड़े परिवारों में से एक हुओ परिवार का मुखिया है, जीजी की बात सुनकर कहता है, मुझे आधे अधूरे खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जीजी निराश हो जाती है और माफी मांगती है, लेकिन तभी हुओ यांगटिंग कुछ ऐसा कहता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो कहता है, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी नजर में कोई नकली शादी नहीं होती, सिर्फ असली शादी होगी। जीजी चौंक जाती है। हुओ यांगटिंग आगे कहता है, मुझे एक असली मिसेस हुओ की जरूरत है, लेकिन याद रखना, शादी कोई खेल नहीं है। मुझसे शादी करने के बाद तुम तलाक नहीं ले सकती। अच्छी तरह सोच लो। जीजी के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला था। एक ऐसे इंसान से शादी करना जिससे वो सिर्फ 2 बार मिली है, पागलपन लगता है, लेकिन उस वक्त उसकी दादी की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं था। वो फैसला करती है और कहती है, ठीक है, मैं आपसे शादी करूंगी। हुओ यांगटिंग और जीजी साथ में दादी से मिलने अंदर जाते हैं। हुओ यांगटिंग ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और वो खाली हाथ नहीं आया था। वो दादी से मिलता है और अपना परिचय जीजी के मंगेतर के रूप में देता है। दादी उससे सवाल करना शुरू कर देती है, तुम मेरी जीजी को कब से जानते हो? इससे पहले कि जीजी को झूठ बोलती, हुओ यांगटिंग खुद जवाब देता है, मैं उसे तब से जानता हूँ जब वो हाई स्कूल में थी। मैं उसके क्लासमेट का अंकल हूँ। दादी फिर एक मुश्किल सवाल पूछती है, तो तुम बताओ, जीजी को क्या पसंद है और क्या नापसंद? जीजी घबरा जाती है। उसे लगता है कि अब उनका झूठ पकड़ा जाएगा। आखिर वो सिर्फ 2 बार ही तो मिली है। लेकिन हुओ यांगटिंग सबको हैरान कर देता है। वो बताना शुरू करता है, मैं जानता हूँ जीजी को खाने में प्याज और धनिया पसंद नहीं है। उसे खट्टा मीठा खाना पसंद है, जैसे स्वीट एंड सा पोक रिब्स, लेकिन उसे अंडे के सफेद हिस्से से एलर्जी है। उसे ब्लैक कॉफी और फ्रूट जूस पीना अच्छा लगता है। ये सुनकर जीजी दंग रह जाती है। उसे इतना सब कैसे पता? वो सोचती है, क्या उसके दोस्त हेई ने उसे ये सब बताया था? लेकिन इतना बिजी आदमी इतनी छोटी छोटी बातें कैसे याद रख सकता है? दादी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम तो हमारी जीजी को बहुत अच्छे से जानते हो। लगता है तुमने जीजी पर बहुत ध्यान दिया है। हुओ यांगटिंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, आप सही कह रही हैं। उससे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। उसकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि जीजी को भी एक पल के लिए यकीन हो गया। दादी से मिलने के बाद जीजी और हुओ यांगटिंग बाहर आते हैं। जीजी हैरान होकर कहती है, ये कैसे हुआ? पहले जब मैंने लू जिनजाओ के साथ एक स्टूडियो खोलने की योजना बनाई थी, तब दादी ने मुझे अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, घर का पंजीकरण दस्तावेज देने से भी मना कर दिया था। हुओ यांगटिंग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैंने तुम्हारी दादी को यकीन दिलाया कि तुम मेरे साथ सुरक्षित रहोगी। वो जीजी से कहता है, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम चाहो तो पीछे हट सकती हो। लेकिन जीजी दृढ़ता से कहती है, मुझे आपसे शादी करने पर कोई पछतावा नहीं है। जीजी मन ही मन सोचती है, ये सख्त दिखने वाला अंकल इतनी मीठी बातें भी कर सकता है। शुक्र है मुझे पता है कि वो बस अपने परिवार को खुश करने के लिए ये सब कर रहा है, वरना मैं तो पक्का पिघल जाती। और फिर वो दिन आ ही जाता है। जीजी और हुओ यांगटिंग शादी करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और ट्विस्ट है। जीजी हुओ यांगटिंग को एक प्री नप्चुअल एग्रीमेंट, विवाह पूर्व समझौता देती है। वो कहती है, शादी के बाद हम कानूनी तौर पर पति पत्नी होंगे, मैं आपका फायदा नहीं उठा सकती। हुओ यांगटिंग एग्रीमेंट देखता है और कहता है, इसमें तो सारी शर्तें तुम्हारे पक्ष में हैं, क्या तुम सच में यही चाहती हो? जीजी हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन हुओ यांगटिंग उस एग्रीमेंट को फाड़ देता है। वो थोड़ा नाराज लगता है और कहता है, किसी समझौते की जरूरत नहीं है। जीजी पूछती है, तो आपकी मुझसे क्या उम्मीदें हैं? हुओ यांगटिंग करीब आकर कहता है, उम्मीद ये है कि हम दोबारा प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट की बात नहीं करेंगे। शादी के बाद तुम मेरा फायदा उठा सकती हो। अब बारी आती है शादी की फोटो की। फोटोग्राफर उन्हें थोड़ा करीब आने को कहता है। हुओ यांगटिंग जीजी को थोड़ा रिलैक्स होने के लिए कहता है। जीजी मनी मन सोचती है, मेरी सच में शादी हो गई, वो भी एक ऐसे आदमी से जिससे मैं सिर्फ 2 बार मिली हूँ। शादी हो जाती है। जीजी हुओ यांगटिंग को धन्यवाद देती है।
और डिनर पर चलने के लिए पूछती है, लेकिन हुओ यांटिंग कहता है नहीं, मुझे क्योटो वापस जाना है। फिर वो जीजी से कहता है अपना सामान पैक कर लो, हमारा नया घर यूजिंग बे में होगा। जीजी हैरान रह जाती है। वेडिंग रूम? हुओ यांटिंग मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या ये ठीक है मिसेस हुओ? जीजी अपना सामान पैक करने ऊपर जाती है, तभी उसके एक्स बॉयफ्रेंड लू जिनजाओ का फोन आता है। वो गुस्से में कहता है, तुमने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? मेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? जीजी शांति से जवाब देती है, जिस दिन तुमने मुझे जाने को कहा था उसी दिन मैं ब्रेकअप के लिए राजी हो गई थी। अगर तुम्हारी याददाश्त कमजोर है तो किसी डॉक्टर को दिखाओ। लू जिनजाओ उसे धमकाते हुए कहता है, मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करो, अभी जाके लुओवे से माफी मांगो वरना। जीजी उसे बीच में ही रोक देती है। लू जिनजाओ, तुम किस सपने में हो? तुम जैसे कचरे को मैंने गलती से उठा लिया था, वो मेरी गलती थी, लेकिन अब तुम्हारा और तुम्हारी कंपनी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लू जिनजाओ गुस्से में कहता है, मेरी इजाजत के बिना तुम इस जिंदगी में सिर्फ मेरी हो सकती हो। तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुम्हें मुझे सौंपा था। जीजी यहाँ एक बड़ा खुलासा करती है। वो कहती है, मेरी माँ ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी इसलिए दी थी ताकि मैं खुश रहूं, और मैं पहले से शादीशुदा हूँ। उम्मीद है तुम एक शादीशुदा औरत को परेशान नहीं करोगे। लू जिनजाओ को यकीन नहीं होता। वो कहता है, शादी कर ली? तुम कैसे बेवकूफ बना रही हो? हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। तभी दरवाजे पर कोई आता है और वो कोई और नहीं बल्कि हुओ यांटिंग होता है। लू जिनजाओ उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो क्योटो के शक्तिशाली हुओ परिवार के मुखिया को पहचान लेता है। हुओ यांटिंग ऊपर आता है और पूछता है, इतनी देर क्यों लग गई? क्या कोई समस्या है? जीजी अपने हाथ में एक सनी डॉल यानी धूप वाली गुड़िया पकड़े होती है। वो बताती है कि ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड का दिया हुआ तोहफा है, लेकिन उसने इसे इसलिए रखा है क्योंकि उसकी माँ ने भी उसे बिल्कुल वैसी ही गुड़िया दी थी। वो कहती है, अगर आपको बाद में इससे कोई दिक्कत हो तो मैं। हुओ यांटिंग उसे बीच में ही रोककर कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खुशी है कि जब तुम सबसे ज्यादा असहाय थी तो इसने तुम्हें सुकून दिया। जैसे ही जीजी अपना सामान उठाने लगती है, हुओ यांटिंग उसे रोक देता है। वो कहता है, अब हम पति पत्नी हैं, है ना? एक पति के तौर पर मुझे अपनी पत्नी के साथ कुछ जिम्मेदारियां शेयर करनी चाहिए। अब से चाहे वो सामान हो या कोई और चीज, तुम मुझसे मदद मांग सकती हो। ये कहकर वो जीजी का सामान उठा लेता है, लेकिन तभी जीजी की नजर हुओ यांटिंग की कलाई पर जाती है। उसने एक लड़की का हेयर टाई पहना हुआ था। जीजी सोचती है, ये जरूर उसके लिए बहुत जरूरी है, तभी उसने इसे अपनी कलाई पर पहना है। क्या ये उसके किसी प्यार की निशानी है? ये सोचकर वो थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन फिर खुद को समझाती है, भले ही उसकी जिंदगी में कोई और हो, मुझे इससे क्या? आखिर हमारी शादी प्यार की वजह से तो हुई नहीं है। हुओ यांटिंग जीजी को एक बहुत बड़े और शानदार घर में लेकर आता है। वो कहता है, शादी थोड़ी अचानक हुई, इसलिए ये घर अभी तामथराई खरीदा है। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो हम बदल सकते हैं। जीजी हैरान रह जाती है। वो सोचती है, करोड़ों का घर इनके लिए सब्जी खरीदने जैसा है। मैं तो मालामाल हो गई। घर में उनका स्वागत एक नौकरानी करती है जिसका नाम फेंगी है। हुओ यांटिंग बताता है कि वो उसे क्योटो से लाया है और जब वो शहर में नहीं होगा तो जीजी किसी भी काम के लिए उसे कह सकती है। जब जीजी मास्टर बेडरूम में जाती है तो वो देखती है कि अलमारी में पहले से ही बहुत सारे नए और फैशनेबल औरतों के कपड़े रखे हुए हैं। वो हैरान हो जाती है, क्या ये सब हुओ यांटिंग ने मेरे लिए तैयार करवाया है? रात में हुओ यांटिंग उसके लिए गर्म दूध का गिलास लेकर आता है और कहता है, तुम नए माहौल में हो, शायद तुम्हें सोने में दिक्कत हो, इसे पी लो, अच्छी नींद आएगी। जीजी हिम्मत करके उससे पूछ ही लेती है, अंकल क्या आप अपनी हर गर्लफ्रेंड के साथ इतने अच्छे होते हैं? इस पर हुओ यांटिंग एक ऐसा जवाब देता है जो जीजी का दिल जीत लेता है। वो कहता है, तुमसे पहले मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। जीजी ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है, तो क्या उस हेयर टाई के बारे में मैंने गलत सोचा था? लेकिन तभी उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड लू जिनचेंग की बातें याद आती हैं, जो कहता था कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। जैसे ही हुओ यांटिंग थोड़ा करीब आता है, जीजी घबरा जाती है और आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है कि वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हुओ यांटिंग बस उसके गाल पर लगे दूध को पोंछता है। जीजी शर्म से लाल हो जाती है और सोचती है, हे भगवान, मैं क्या क्या सोच रही थी। हुओ यांटिंग उसकी घबराहट समझ जाता है और कहता है, मुझे पता है कि हमारे रिश्ते को समझने और इसमें ढलने में तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरा समय दूंगा। जीजी राहत की सांस लेती है और कहती है, क्या हम अलग अलग सो सकते हैं? हुओ यांटिंग मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, और दूसरे कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हुओ यांटिंग अपने किसी दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। उसका दोस्त मजाक में पूछता है, क्यों भाई, क्या भाभी ने कमरे से बाहर निकाल दिया? हुओ यांटिंग बताता है कि वो जीजी को थोड़ा वक्त दे रहा है। उसका दोस्त उसे भाभी से मिलवाने की जिद करता है, लेकिन हुओ यांटिंग कहता है, अगली बार जब वो मिसेज हुओ होने की आदत डाल लेगी
तब मैं उससे पूछूंगा। अगली सुबह जीजी जल्दी उठ जाती है और देखती है कि हुओ यांटिंग भी तैयार है। वो बताता है कि उसे आज क्योटो वापस जाना है। वो जीजी से उसके दिन के प्लान के बारे में पूछता है। जीजी जवाब देती है, मैंने नौकरी से तो इस्तीफा दे दिया है, बस आज ऑफिस जाकर बचा हुआ काम संभालना है। और यहीं पर कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती है। कुछ दिनों बाद जीजी अपना इस्तीफा देने के लिए अपनी पुरानी कंपनी यानी लू जिनचेंग के ऑफिस पहुंचती है। वहाँ उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। वो अपना काम खत्म करके जैसे ही जाने लगती है, एक आवाज उसे रोकती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड लू जिनचेंग की होती है। वो कहता है, क्या तुम भूल गई हो कि अभी एक काम बाकी है? जीजी हैरानी से पूछती है, क्या? लू जिनचेंग याद दिलाता है, तुमने अभी तक मुझे वीचैट पर वापस ऐड नहीं किया है। जीजी बहाना बनाती है, ओह सॉरी, मैं काम में इतनी बिजी थी कि भूल गई। वो उसे ऐड करती है और तुरंत जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा होता है। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि हुओ यांटिंग खड़ा होता है। वो जीजी के लिए लंच लेकर आया है। वो जीजी से कहता है, तुम खाना खाओ, और फिर बड़ी ही नजाकत से कहता है, वैसे एक और बात है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने वो कपड़े पहने जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए थे, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर जीजी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो जल्दी से हुओ यांटिंग को भेजती है और मनी मन सोचती है, ये आदमी कितना माहिर है, रोज रोज ऐसी मीठी बातें करेगा तो कोई कैसे बचेगा। इसके बाद जीजी एक मजेदार काम करती है। वो फैसला करती है कि वो हुओ यांटिंग की तारीफ में एक पोस्ट लिखेगी, लेकिन गलती से वो अपनी पुरानी पोस्ट्स डिलीट करना शुरू कर देती है जिसमें उसने लू जिनचेंग के लिए प्यार भरे मैसेज लिखे थे। वो घबरा जाती है कि कहीं हुओ यांटिंग ने ये सब देख तो नहीं लिया। वो जल्दी जल्दी पोस्ट डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन सारी पोस्ट्स डिलीट नहीं हो पाती। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो हुओ यांटिंग को वीचैट कर ब्लॉक कर देती है ताकि वो आराम से सारी पुरानी पोस्ट्स डिलीट कर सके। उधर हुओ यांटिंग अपने असिस्टेंट से पूछता है, अगर कोई वीचैट मोमेंट्स पर अचानक एक सीधी लाइन की तरह दिखे तो इसका क्या मतलब है? असिस्टेंट जवाब देता है, इसका मतलब है कि किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है। हुओ यांटिंग समझ जाता है कि जीजी ने उसे ऐड करने के 1 सेकंड बाद ही ब्लॉक कर दिया है। अब कहानी में एंट्री होती है विलेन की। जीजी जब ऑफिस में होती है तो बाई लोवे की असिस्टेंट जानबूझ के उसके ऊपर कॉफी गिरा देती है। जीजी गुस्से में कहती है, ऊपर कैमरा लगा है, मैंने देखा कि तुमने ये जानबूझकर किया है, और हाँ, ये ड्रेस 2 लाख की है, अगर तुम वकील का लेटर नहीं चाहती तो कीमत के हिसाब से हट जाना दे दो। असिस्टेंट मजाक उड़ाते हुए कहती है, 2 लाख, इससे अच्छा तो तुम डाका डाल लो। प्रेसिडेंट लू से ब्रेकअप के बाद क्या कोई शुगर डैडी मिल गया? तभी वहाँ पर बाई लो वही आ जाती है और अपनी असिस्टेंट का पक्ष लेते हुए कहती है, जीजी ज्यादा मत उड़ो, कीकी ने जानबूझकर नहीं किया, तुम एक असिस्टेंट से बहस करोगी क्या? जीजी कहती है, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो तुम इसकी तरफ से हट जाना दो। बाई लो वही चालाकी से कहती है, मेरे पास अभी इतने कैश नहीं है, मैं बाद में प्रेसिडेंट लू से उधार लेकर तुम्हें दे दूंगी। और तभी वहाँ लू जिनचेंग आ जाता है। वो जीजी पर चिल्लाता है, तुम इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो, एक बेचारे असिस्टेंट को धमका रही हो? जीजी शांत होकर जवाब देती है, कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है, इसने मेरी 2 लाख की ड्रेस खराब की है, मैंने कीमत के हिसाब से पैसे मांगे हैं, इसमें क्या गलत है? लू जिनचेंग कहता है, ठीक है, तुम्हारी ड्रेस का खर्चा मैं दे दूंगा। जीजी उसे और बाई लुआवई को देखकर कहती है, ठीक है, तो मैं तुम दोनों को एक खुशहाल और लंबी जिंदगी की शुभकामनाएं देती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जीजी और उसके एक्स बॉयफ्रेंड लू जिनचेंग के आमने सामने आते हैं। जीजी ने एक महंगी ड्रेस पहनी हुई है जिसे देखकर लू जिनचेंग ताना मारता है, तुम्हारे पास 2 लाख की ड्रेस खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? जीजी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है, मेरे पति ने खरीद कर दी है। लू जिनचेंग ये सुनकर जल भुन जाता है और कहता है, पति, तुम इतने सालों तक मेरे पीछे पड़ी थी, तुमसे कौन शादी करेगा? जीजी अब वो पुरानी लड़की नहीं रही। वो सीधे कहती है, इसे तुम्हारा क्या लेना देना, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मैंने नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया है, मेरी जिंदगी से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। लेकिन लू जिनचेंग अब भी उसे कंट्रोल करना चाहता है। वो कहता है, मेरे साथ चालाकी मत करो, अभी जाकर लुओवेई से माफी मांगो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं मान लूंगा कि हमारा ब्रेकअप कभी हुआ ही नहीं। जीजी गुस्से में कहती है, लू जिनचेंग, तुम्हारा ये नया नाटक वाकई घिनौना है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है कहानी की विलन बाई लुओवेई की। वो मासूम बनने का नाटक करते हुए कहती है, जिनचेंग, मुझे चिंता हो रही थी कि तुम और जीजी लड़ोगे, और फिर वो दिखावा करती है कि वो लुओवेई की कितनी परवाह करती है। लू जिनचेंग बाई लुओवेई की बातों में आकर जीजी को ही गलत ठहराता है, लेकिन तभी बाई लुओवेई की एक गलती से सारा राज खुल जाता है। वो अनजाने में अपने मैनेजर को दिए गए उन निर्देशों का जिक्र कर देती है जो उसने लुओवेई को फंसाने के लिए दिए थे। जीजी तुरंत समझ जाती है और कहती है, तो ये सब तुम्हारा ही रचा हुआ नाटक था। लू जिनचेंग को भी एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो गुस्से में बाई लुओवेई से कहता है, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। बाई लुओवेई तुरंत बेहोश होने का नाटक करने लगती है, लेकिन इस बार लू जिनचेंग का दिल पिघल जाता है। वो जीजी से कहता है, इस बार मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं ब्रेकअप की बात वापस लेता हूँ, तुम कंपनी में अपना काम करो। लेकिन जीजी का स्वाभिमान जाग चुका है। वो कहती है, अब अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर रो भी ना तो भी मैं वापस नहीं आऊंगी। ऑफिस में जीजी के लिए एक बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा होता है। एक डिलीवरी बॉय फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है और कहता है, मैम, ये आपके पति ने भेजे हैं, वो नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। जीजी हैरान रह जाती है, वो तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे, इतनी जल्दी वापस आ गए? नीचे उसे हुओ यांटिंग इंतजार करता हुआ मिलता है। वो पूछता है, क्या हुआ, कोई तुम्हें परेशान कर रहा था? जीजी बताती है कि अब सब ठीक हो गया है,
हो यांटिंग उसकी फटी हुई ड्रेस देखकर कहता है, ये ड्रेस खराब हो गई, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें और चाहिए तो खरीद लेंगे। इसी बीच दूर से लू जिनचेंग और बाई लुओ वे ये सब देख रहे होते हैं। लू जिनचेंग को यकीन नहीं होता कि जीजी ने सच में शादी कर ली है। बाई लुओ वे भड़काती है, जिनचेंग ये जरूर जीजी की चाल है, वो तुम्हें जलाने के लिए और वापस पाने के लिए ये सब कर रही है। लू जिनचेंग को भी यही लगता है कि जो लड़की उसके पीछे इतने साल पड़ी रही वो किसी और से कैसे शादी कर सकती है। गाड़ी में हुओ यांटिंग जीजी को थोड़ा छेड़ता है। वो कहता है, वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था। जीजी शर्मिंदा होकर कहती है, हाँ वो एक शर्मनाक अतीत है। फिर हुओ यांटिंग कहता है, तो अब तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ? जीजी मासूमियत से कहती है, थोड़ा सा बाकी है। और फिर हुओ यांटिंग एक ऐसी बात कहता है जिसे पता चलता है कि वो जीजी पर कितनी गहरी नजर रखता है। वो कहता है, तुमने उसके लिए राइस बॉल्स और दिल के आकार के अंडे बनाए थे। जीजी चौंक जाती है। उसे याद आता है कि उसने ये सब अपने वीचैट मोमेंट्स पर पोस्ट किया था, जिसे उसने बाद में डिलीट कर दिया था। वो कहती है, क्या तुमने मेरे सारे वीचैट मोमेंट्स देखे? हुओ यांटिंग मजाकी अंदाज में कहता है, पूरे नहीं देख पाया, तुमने ब्लॉक बहुत जल्दी कर दिया। जीजी घबराकर सफाई देती है, मैंने आपको इसलिए ब्लॉक किया था क्योंकि मैंने जंक फाइल्स डिलीट नहीं की थी, लेकिन यकीन मानिए मैं अब उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। इस पर हुओ यांटिंग बहुत समझदारी से जवाब देता है, जीजी मैं इतना छोटा दिल नहीं हूँ कि तुम्हारे अतीत की परवाह करूँ। जो बीत गया सो बीत गया, जो मायने रखता है वो है हमारा आज और आने वाला कल। जीजी पूछती है, तो फिर आप अभी भी नाराज क्यों हैं? हुओ यांटिंग एक प्यारी सी शिकायत करता है, शादी के पहले ही दिन मेरी पत्नी किसी और के साथ एक कमरे में बंद थी, जाहिर है मुझे अच्छा नहीं लगा। जीजी को अपनी गलती का एहसास होता है और प्यार से कहती है, ओह मेरी गलती थी। शादी के बाद जीजी अभी भी हुओ यांटिंग को छोटे अंकल कहकर बुला रही है। हुओ यांटिंग उसे प्यार से टोकता है, जीजी अब तुम मुझे कब तक छोटे अंकल बुलाओगी? हमारी शादी हो चुकी है। जीजी मजाक में कहती है, तो क्या बुलाओ, बूढ़े पति, ओल्ड हस्बैंड? हुओ यांटिंग उसकी शरारत को पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा तो मिसेस हुओ को पति शब्द इतना पसंद है, ठीक है मैं तुम्हारी पसंद का सम्मान करता हूँ। जीजी घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन हुओ यांटिंग फैसला सुना देता है, बस अब यही तय हुआ, मिसेस हुओ। जीजी मन ही मन सोचती है, ये आदमी कितना चालाक है, अब क्या मुझे सच में इसे पति बुलाना पड़ेगा? नहीं ये तो बहुत चीजी है, मुझसे नहीं कहा जाएगा। उस रात जीजी को एक बुरा सपना आता है। सपने में वो अपने अतीत की दर्दनाक यादों को देखती है, जहाँ शायद उसकी माँ उसे डांट रही है और उसे अपनी परेशानियों का जिम्मेदार ठहरा रही है। वो नींद में रोने लगती है और मम्मी मम्मी कहकर चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर हुओ यांटिंग कमरे में आता है। वो उसे धीरे से जगाता है और कहता है, जीजी सब ठीक है, तुम बस एक सपना देख रही हो। जीजी जागकर भी परेशान है और कहती है, मैं जिनसे भी प्यार करती हूँ वो दुखी क्यों हो जाते हैं? हुओ यांटिंग उसे शांत कराते हुए कहता है, नहीं खुद को दोष मत दो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, सो जाओ, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। जीजी डरी हुई है और मासूमियत से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ रुक सकते हो? हुओ यांटिंग बहुत प्यार से जवाब देता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर जीजी को सुकून मिलता है और वो उसके साथ ही सो जाती है। सुबह जब जीजी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो पूरी रात हुओ यांटिंग के साथ सोई थी। वो सोचती है, मेरी माँ के एक्सीडेंट के बाद ये पहली रात है जब मैं इतनी चैन की नींद सोई हूँ। वो सोए हुए हुओ यांटिंग को देखती है और सोचती है, इतने साल हो गए ये बिल्कुल नहीं बदला, अभी भी कितना हैंडसम है। फिर वो शरारत से सोचती है, अब मैं मिसेस हुओ हूँ, इसे छूना गैर कानूनी तो नहीं होगा। जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करती है, हुओ यांटिंग अपनी आंखें खोल देता है। वो शरारती अंदाज में पूछता है, छू लिया पूरा? मुझे लगा था कि तुम बुरे सपने की वजह से परेशान होगी, लेकिन तुम्हारी हालत तो काफी अच्छी लग रही है। जीजी बहाना बनाते हुए कहती है, मैं तो बस तुम्हारी आवाज को ठीक करने में मदद कर रही थी। हुओ यांटिंग उसकी शरारत को और बढ़ाते हुए कहता है, कहाँ छूना चाहती हो? तुम जहाँ चाहो जितनी देर चाहो छू सकती हो, ये मिसेस हुओ का हक है। वैसे मेरे पास सिर्फ पेक्टोरल मसल्स ही नहीं, एब्स भी है, ट्राई करना चाहोगी? ये सुनकर जीजी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो मन ही मन सोचती है, ये तो खुला प्रलोभन है। और फिर वो मजाक में कहती है, चूंकि तुमने कह ही दिया है तो अगर ना छुआ तो बेकार ही जाएगा। और वो शर्माकर वहां से भाग जाती है। तैयार होते समय हुओ यांटिंग जीजी को एक हेयर टाई देता है। जीजी कहती है कि ये तो किसी और का है। हुओ यांटिंग कहता है, तुम कोई और नहीं हो। और फिर वो एक पुरानी याद बताता है कि कैसे बचपन में जीजी ने उसे अपने बाल बांधने के लिए कहा था। वो कहता है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन अब मेरे पास इससे भी ज्यादा जरूरी कुछ है। उसकी बातें सुनकर जीजी को एक पल के लिए लगता है जैसे वो उसके बारे में बात कर रहा है। जीजी उसे बताती है कि आज उसका हुआसिंग एंटरटेनमेंट में एक इंटरव्यू है। अब वो पब्लिक रिलेशंस की जॉब छोड़कर एक सॉन्ग राइटर कंपोजर बनना चाहती है। हुओ यांटिंग उसे हतोत्साहित करने के बजाय उसे प्रोत्साहित करता है। वो कहता है, नहीं, इसके विपरीत मुझे लगता है कि तुम बहुत बहादुर हो, अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत रखती हो।
किसी के लिए भी हार मत मानना, तुम कर सकती हो। ये सुनकर जीजी को बहुत हिम्मत मिलती है और वो कहती है, मैं इंटरव्यू में अपनी पूरी कोशिश करूंगी। हमारी हीरोइन जीजी जो अपना म्यूजिकल करियर बनाने के लिए मूजी नाम का इस्तेमाल कर रही है, खुद को हिम्मत देती है। मूजी, तुम ये कर सकती हो। अगर तुम्हें इस जगह पर नौकरी मिल गई तो तुम वो सब कर पाओगी जो तुम हमेशा से करना चाहती थी। वो Q2 हुओ फैमिली की बिल्डिंग के सामने खड़ी है। ये वही कंपनी है जो हुओ यांटिंग की है। लेकिन तभी वहाँ एक अनचाहा मेहमान आ जाता है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड लू जिनचेंग। लू जिनचेंग उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मेरे लिए किसी प्रोजेक्ट पर बात करने आई हो? मुझे पता था तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए जगह है। वो आगे कहता है, अगर तुम हुआक्सिंग एंटरटेनमेंट के साथ मेरी डील करवा दो तो मैं पुरानी बातें भूलने के लिए तैयार हूँ। हम फिर से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन सकते हैं। लेकिन हमारी जीजी अब वो पुरानी वाली लड़की नहीं रही। वो पूरे आत्मविश्वास से जवाब देती है, गलतफहमी में मत रहो, मैं यहाँ अपने लिए आई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। लू जिनचेंग उसका मजाक उड़ाता है, अपने लिए? क्या तुम यहाँ इंटरव्यू देने आई हो? तुम हार क्यों नहीं मान लेती? तुम में सॉन्ग राइटिंग की काबिलियत नहीं है। और फिर वो जीजी की बेइज्जती करते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है, इसे ले जाकर रेबीज का टीका लगवाओ ताकि ये किसी को देखकर कुत्ते की तरह भौंके नहीं। जीजी गुस्से में आ जाती है, लेकिन लू जिनचेंग उसे धमकी देता है, तुम इंटरव्यू देना चाहती हो ना, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। इस बेइज्जती के बावजूद जीजी हार नहीं मानती। वो खुद से कहती है, म्यूजिक हमेशा से मेरा सपना रहा है। लू जिनचेंग ने हमेशा मुझे नीचा दिखाया जिससे मेरा आत्मविश्वास खत्म हो गया था, लेकिन अब चीजें अलग हैं। अब मेरे पास कोई है जो मुझे सपोर्ट करता है और मेरे सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत देता है। वो खुद को मोटिवेट करती है, मूजी तुम कर सकती हो, मैं कर सकती हूँ। उधर हुओ यांटिंग अपने ऑफिस में है और उसका असिस्टेंट बताता है कि लू जिनचेंग उससे मिलने के लिए कई बार आ चुका है, लेकिन हुओ यांटिंग उसे इंतजार करने के लिए कहता है। इधर इंटरव्यू रूम में जीजी की बारी आती है, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचती है उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, शायद गिटार या कीबोर्ड, टूट जाता है। एक जज चिल्लाता है, एक क्रिएटर होकर तुम अपने इंस्ट्रूमेंट की भी रक्षा नहीं कर सकती, तुम बाहर हो। ये सब देखकर हुओ यांटिंग, जो शायद कहीं से देख रहा होता है, अपने असिस्टेंट से कहता है, रुको और देखो, अब जीजी के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सब सोचते हैं कि अब वो क्या करेगी, लेकिन जीजी हार नहीं मानती। वो कहती है, अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मैं बिना म्यूजिक के गा सकती हूँ, अकापेला। जज उसे एक मौका देते हैं। जीजी गाना शुरू करती है और उसकी आवाज इतनी कमाल की होती है कि सब हैरान रह जाते हैं। एक जज कहता है, इतना बेहतरीन गाना और इतनी शानदार आवाज, ये तो एक परफेक्ट आर्ट है, मेरे हिसाब से इसे पास कर देना चाहिए। लेकिन तभी लू जिनचेंग का एक साथी, जो शायद जजों में से एक है, कहती है, ये पास नहीं हो सकती। सब चौंक जाते हैं। वो जीजी से कहती है, तुम्हारे गाने से पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया था कि तुम एलिमिनेट हो चुकी हो, मैंने बस तुम्हें परफॉर्म करने का मौका दिया था, तुम जानबूझकर मुझे निशाना बना रहे हो। जीजी कहती है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं नहीं जानती मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, लेकिन काम में पर्सनल दुश्मनी लाना ठीक नहीं है। वो जज गुस्से में आकर गार्ड्स को बुलाती है और कहती है, इसे बाहर निकालो। तभी एक जोरदार आवाज आती है, देखते हैं कौन हिम्मत करता है, और वहाँ एंट्री होती है कहानी के हीरो हो यांटिंग की। सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। जीजी भी हैरान है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। सभी लोग कानाफूसी करने लगते हैं, ये तो हमारे बिग बॉस हैं, ये मूजी को कैसे जानते हैं। वो यांटिंग उस जज से कहता है, अगर मैं नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम लोग नए लोगों के साथ ऐसी दादागिरी करते हो। उसका असिस्टेंट तुरंत बताता है, सर मैंने अभी सर्विलांस फुटेज चेक की है, ये सब लू जिनचेंग के उकसाने पर हुआ है, उसी ने मिस कीनो यानी जीजी का इंस्ट्रूमेंट तुड़वाया था। वो जज हुओ यांटिंग से गिड़गिड़ाकर माफी मांग रही है। वो कह रही है, मिस्टर हुओ मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मिस मोची यानी जीजी आपके लिए इतनी खास है, प्लीज मुझे इस बार जाने दीजिए। लेकिन हुओ यांटिंग पर कोई असर नहीं होता। वो अपने गार्ड्स को हुक्म देता है, इसे नीचे ले जाओ और सिक्योरिटी के हवाले कर दो। वो जज चिल्लाती रहती है, प्रेसिडेंट हुओ मुझे एक और मौका दे दीजिए। इसी सीन के दौरान जीजी को एक बहुत बड़ी बात पता चलती है। वो यांटिंग असल में हुआशिंग एंटरटेनमेंट का असली मालिक है, वही कंपनी जिसमें शायद जीजी पहले काम करती थी या जिससे उसका कोई कनेक्शन था। वो यांटिंग जीजी की तरफ मुड़ता है और कहता है, तुमने अभी बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल का। और फिर वो उसे एक बड़ी खुशखबरी देता है, मैं हुआशिंग एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट के तौर पर तुम्हें ऑफिशियली बताता हूँ कि तुम्हें कंपनी में ले लिया गया है। जीजी उसे धन्यवाद देती है और मन ही मन सोचती है, तो ये एहसास होता है एक पति के होने का। हालांकि मैं सारी मुश्किलों का सामना खुद कर सकती हूँ, लेकिन कभी कभी जब आप थक जाते हैं तो कोई होता है जो पर्दे के पीछे से आपको सपोर्ट करता है। वो महसूस करती है कि भले ही उनकी शादी प्यार से शुरू नहीं हुई, लेकिन वो खुश है। अब आते हैं कहानी के विलन यानी एक्स बॉयफ्रेंड लू जिनचेंग पर। उसके घर पर हंगामा मचा हुआ है। उसके पिता उस पर चिल्ला रहे हैं, तुमने किसको अपना दुश्मन बना लिया, तुमने हुओ परिवार से पंगा लिया है, उनके एक इशारे पर हमारे कई प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं और करोड़ों का नुकसान हो गया है। लू जिनचेंग कहता है, पापा मैंने उन्हें कुछ नहीं किया, मैं तो उनसे कभी मिला भी नहीं हूँ। उसके पिता गुस्से में कहते हैं, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुमने किसको नाराज किया है, अगर तुमने ये मामला नहीं सुलझाया
तो वापस मत आना, और उसे घर से निकाल देते हैं। लू जिनचेंग हैरान और परेशान है। वो सोचता है वो यांटिंग को मुझसे क्या दिक्कत है, मेरी तो उससे कोई दुश्मनी भी नहीं है, वो मुझे क्यों निशाना बना रहा है। उसे खबर मिलती है कि जीजी को वाशिंग एंटरटेनमेंट में नौकरी मिल गई है और उसके पीछे किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है। वो शक करता है, क्या इसका मतलब है कि जीजी का सच में किसी और के साथ चक्कर था। जीजी अपनी दोस्त से मिलती है जो उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस आने के लिए बधाई देती है। जीजी की दोस्त पूछती है, तुमने तो सिर्फ शादी की बात की थी, ये तो तुम्हारा पूरा मेकओवर हो गया, तुम्हारे पति में ऐसी क्या जादुई शक्ति है। जीजी कहती है, उसके हौसले के बिना मैं दोबारा ये कदम नहीं उठा पाती। तभी उसकी दोस्त एक शरारती सवाल पूछती है, एक मिनट, तुम दोनों अलग अलग कमरों में सोते हो, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की के होते हुए भी वो इतनी सादगी से कैसे रह सकता है, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जीजी शर्मा जाती है और कहती है, बकवास मत करो, अलग कमरों में सोना मेरा ही फैसला था। उसकी दोस्त उसे समझाती है, अगर तुम सच में उसके साथ रहना चाहती हो तो ये कदम तो कभी न कभी उठाना ही पड़ेगा, हिम्मत करो जीजी। जीजी अपने पति यानी प्रेसिडेंट हुओ के लिए एक गिफ्ट खरीदने जाती है। दूसरी तरफ हुओ यांटिंग को पता चलता है कि लू जिनचेंग उससे मिलने के लिए वाशिंग आया है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है उसे इंतजार करने दो। जब जीजी ऑफिस पहुंचती है तो हुओ यांटिंग लेट आने के लिए माफी मांगता है। जीजी उसे वो गिफ्ट देती है जो उसने खरीदा था। हुओ यांटिंग जीजी से पूछता है, खाने में क्या है। जीजी कहती है, तुम मेरी मदद करो, और उसे अपनी तरफ थोड़ा झुकने को कहती है। शायद वो उसकी टाई ठीक करना चाहती है या उसके बालों से कुछ हटाना चाहती है। जैसे ही हुओ यांटिंग झुकता है, जीजी उसे किस कर लेती है। हुओ यांटिंग थोड़ा हैरान होता है और पूछता है, क्या हुआ। जीजी शर्माते हुए कहती है, कुछ नहीं, मैं इसे खुद याद रखूंगी। शायद वो अपनी दोस्त की बात को याद करके हिम्मत जुटाती है और अपनी शादी में पहला कदम आगे बढ़ाती है। दादी के सोने के बाद जीजी और हुओ यांटिंग अकेले होते हैं। जीजी खुद को हिम्मत देते हुए सोचती है, अगर मुझे वाकई उसके साथ रहना है तो ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा, हिम्मत रख जीजी। वो हुओ यांटिंग से कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर वो हिचकिचाते हुए कहती है, आज रात। हुओ यांटिंग पूछता है, आज रात क्या। जीजी उसे एक गिफ्ट देती है और कहती है, ये तुम्हारे लिए एक छोटी सी चीज है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। ये एक टाई होती है। हुओ यांटिंग थोड़ा हैरान होता है। जीजी कहती है, तुम हमेशा इतने फॉर्मल कपड़े पहनते हो, ये पहनने के बाद तुम ज्यादा यंग लगोगे। और यहाँ हो जाता है एक फनी मोमेंट। यंग शब्द सुनकर हुओ यांटिंग थोड़ा ऑफेंड हो जाता है और पूछता है, क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं बूढ़ा लगता हूँ। जीजी घबराकर कहती है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम जल्दी सो जाओ, कल मिलते हैं। और वो फटाफट वहाँ से निकल जाती है। हुओ यांटिंग सोच में पड़ जाता है, क्या मैं सच में बूढ़ा हो रहा हूँ। अगली सुबह कहानी और भी मजेदार हो जाती है। हुओ यांटिंग शीशे के सामने खड़ा एंटी एजिंग फेस मास्क लगाए हुए मिलता है। जीजी उसे देखकर चौंक जाती है। हुओ यांटिंग फिर से जीजी की कल रात वाली बात दोहराता है, तुमने कहा था मैं यंग लगूंगा। जीजी समझ जाती है कि उसकी बातों से चुभ गई है। वो सफाई देती है, मेरा मतलब आपको बूढ़ा कहना नहीं था, आप गलत मत समझिए। जीजी माहौल को ठीक करने के लिए उसकी तारीफ करती है, मिस्टर हुओ आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। दोनों एक ही कंपनी हुआक्सिंग में काम के लिए निकलते हैं। रास्ते में जीजी कहती है कि उसे डर है कि अगर ऑफिस के लोग उन्हें साथ देखेंगे तो बातें बनाएंगे। वो कहती है, आप बहुत बड़े आदमी हैं, मैं एक नई आई हूँ, मुझे लो प्रोफाइल रहना चाहिए। वो यांटिंग इसकी बात मान लेता है और उसे थोड़ा पहले ड्रॉप कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जीजी अपने पति की पहचान ऑफिस में छुपा कर रखना चाहती है। अब सीन आता है हुओ यांटिंग के ऑफिस का। वो जीजी की दी हुई टाई पहन कर आता है। उसका असिस्टेंट, जिसे वो फोर्थ ब्रदर कहता है, उसके पास आता है। हुओ यांटिंग उससे पूछता है, मुझ में आज कुछ अलग लग रहा है क्या। असिस्टेंट मजाक में कहता है, हाँ, आपके पास एक नई टाई है। हुओ यांटिंग उसे गुस्से में घूरता है। असिस्टेंट तुरंत समझ जाता है और कहता है, नहीं फोर्थ ब्रदर, इसका मतलब है कि आपकी एक बीवी है और वो आपकी बहुत परवाह करती है। ये सुनकर हुओ यांटिंग खुश हो जाता है। असिस्टेंट मन ही मन सोचता है, प्यार में पड़े आदमियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। असिस्टेंट हुओ यांटिंग को बताता है कि शहर के कुछ दोस्त उसके लिए एक वेलकम डिनर रख रहे हैं और वो अपनी सिस्टर इन लॉ यानी जीजी को भी साथ लाए। हुओ यांटिंग राजी हो जाता है। शाम को जीजी एक पार्टी में पहुंचती है। हुओ यांटिंग उसे मैसेज करता है कि उसे ऑफिस के काम से देर हो जाएगी और वो वेन्यू में जाकर उसके दोस्त मिस्टर यान से मिल ले। वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड लू जिनचेंग और उसकी नई गर्लफ्रेंड बाई लुओवे भी मौजूद हैं। वो जीजी को फैशन वीक के कस्टम मेड कपड़े पहने देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। बाई लुओवे लू जिनचेंग से कहती है, मुझे पहले यकीन नहीं था, लेकिन अब इसे ऐसे मौकों पर देखकर लगता है कि अफवाहें सच थीं। पिछली बार जो आदमी इसे ले गया था वो इसका पति नहीं था, बल्कि वो आदमी था जिसने इसे रखा हुआ है। ये सुनकर लू जिनचेंग का पारा चढ़ जाता है। वो कहता है, नहीं, मुझे उससे मिलकर इस मामला की तह तक जाना ही होगा। लू जिनचेंग जीजी को अकेले में पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे ब्रेकअप करने के बाद क्या तुम इतने नीचे गिर गई हो कि किसी बूढ़े आदमी के साथ रहने लगी हो? जीजी भी पलटकर जवाब देती है, पिछली बार तुमने लिंडा को मेरे पीछे लगाया था, मैंने अभी तक उसका हिसाब चुकता नहीं किया है, मेरे रास्ते में मत आओ। लू जिनचेंग बेशर्मी से कहता है, अगर तुम अभी उस बूढ़े आदमी से रिश्ता तोड़ लो तो मैं सब कुछ भुला सकता हूँ। इस पर जीजी ताना मारते हुए कहती है, तुम तो बड़े दिल वाले हो, लेकिन माफ करना, मैं बातें भूलती नहीं। तभी बाई
लुओवे वहाँ आकर कहती है, जिन शेंग जब वो खुद ही गिरना चाहती है तो उसे क्यों मना रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो हुओ यानटिंग की। वो लू जिनचेंग और बाई लुओवे की बातें सुन लेता है और कहता है, अगर तुम्हारे मुंह गंदे हैं तो मैं उन्हें अच्छे से धो दूंगा। फिर वो जीजी को अपने पास खींचता है और ऐलान करता है, ध्यान से सुनो, जिस बूढ़े आदमी की तुम बात कर रहे हो वो मेरा पति है और उसके साथ मैं इतनी खुश हूँ जितनी कभी नहीं थी। लेकिन लू जिनचेंग तुम्हारे साथ जो 2 साल बिताए वो मेरी जिंदगी का सबसे गिरा हुआ वक्त था। लू जिनचेंग को यकीन नहीं होता। वो कहता है, तुम बार बार कह रही हो कि वो तुम्हारा पति है, तो तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? तुम्हारे पास तो एक अंगूठी तक नहीं है। वो जीजी को वापस अपनी जिंदगी में आने के लिए मनाने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि उससे शादी करने का भी प्रस्ताव रखता है। जैसे ही लू जिनचेंग जीजी का हाथ पकड़ता है, वो यानटिंग उसे रोक देता है। वो कहता है, उसे छोड़ो। और फिर वो जीजी से पूछता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? लू जिनचेंग बहाना बनाता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, लेकिन वो यानटिंग उसे बीच में ही टोक देता है। गर्लफ्रेंड? क्या तुम्हारा मतलब जीजी से है? कब से मेरी पत्नी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई? ये सुनकर लू जिनचेंग और बाई लुओवे के होश उड़ जाते हैं। पत्नी? ये कैसे हो सकता है? मिस्टर हुओ, आप इतने बड़े आदमी होकर किसी ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है? वो यानटिंग ठंडे अंदाज में जवाब देता है, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो मेरी पत्नी का सम्मान करना सीखो। फिर वो यानटिंग जीजी की तरफ मुड़ता है और अपनी जेब से एक खूबसूरत डायमंड रिंग निकालता है। वो घुटनों पर बैठकर कहता है, ये मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हें अंगूठी पहनाने में इतनी देर कर दी जिससे लोग तुम्हें सिंगल समझ रहे हैं। वो जीजी को अंगूठी पहना देता है। ये देखकर लू जिनचेंग और बाई लुओवे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लू जिनचेंग गुस्से में कहता है, तुम मुझसे प्यार करने का दावा करती थी और कुछ ही दिनों में किसी और के साथ हो गई। तुम्हारा प्यार कितना झूठा है। इस बार हुआ यानटिंग लू जिनचेंग को आईना दिखाता है। वो उसे पूछता है कि तुम जीजी पर इल्जाम लगाने से पहले खुद से क्यों नहीं पूछते? क्या तुम उसके प्यार के लायक हो? तुम 2 साल उसके साथ थे। क्या तुम जानते हो उसे खाने में क्या पसंद है? उसे किस चीज से डर लगता है? क्या तुम जानते हो कि उसका सपना क्या है? लू जिनचेंग के पास कोई जवाब नहीं होता। वो यानटिंग आगे कहता है, तुम कुछ नहीं जानते। जब तुम उसकी कद्र नहीं करोगे तो कोई और बेहतर इंसान उसकी रक्षा करने के लिए आएगा ही। दादी के सामने हुओ यानटिंग के केयरिंग बर्ताव को देखकर जीजी मन ही मन सोचती है, एक पल के लिए मुझे सच में लगा कि कोई मुझसे इतना प्यार करता है। हुओ यानटिंग जैसे परफेक्ट आदमी से प्यार ना करना वाकई बहुत मुश्किल है। इस बीच घर के बाहर जीजी के पुराने बॉयफ्रेंड लू जिनचेंग के लोग शायद उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुओ यानटिंग के लोग उन्हें भगा देते हैं। हुओ यानटिंग जीजी के पास आकर पूछता है, क्या तुम्हारा मूड खराब है? अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो हम घर वापस चल सकते हैं। जीजी मुस्कुराकर कहती है, नहीं, मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहती हूँ। लेकिन हर लव स्टोरी में एक विलन तो होता ही है। यहाँ हमें पता चलता है कि लू जिनचेंग और बाई लुओवेई को जीजी की शादी की खबर मिल चुकी है। बाई लुओवेई जलकर कहती है, इस जीजी की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? लू जिनचेंग को छोड़ने के बाद उसे उससे भी बेहतर आदमी मिल गया। नहीं, हम उसे इतनी आसानी से खुश नहीं रहने दे सकते। दूसरी तरफ जीजी अपनी दादी को वो बड़ी सी डायमंड रिंग दिखा रही है जो हुओ यानटिंग ने उसे दी है। वो दादी को चिढ़ाते हुए कहती है, देखो दादी, ये यानटिंग ने मुझे दी है, सुंदर है ना? हुओ यानटिंग प्यार से कहता है, अगर मुझे पता होता कि तुम्हें ये इतनी पसंद आएगी तो मैं तुम्हें ये बहुत पहले दे देता। रात हो जाती है। हुओ यानटिंग जीजी से पूछता है, आज रात क्या हम साथ सोएंगे? जीजी शर्मा जाती है और सोने चली जाती है। थोड़ी देर बाद हुओ यानटिंग कमरे में आता है और जीजी के बगल में लेट जाता है। बेचारी जीजी इतनी थकी हुई थी कि उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे एहसास होता है कि वो इतनी जरूरी रात में सो गई थी। वो खुद पर गुस्सा करती है। जब वो हुओ यानटिंग को देखती है तो शर्म से लाल हो जाती है क्योंकि सुबह सुबह उसके बाल बिखरे हुए थे। वो सोचती है, हे भगवान, मैं इस हालत में उसके सामने कैसे आ सकती हूँ? लेकिन हुओ यानटिंग मुस्कुरा कर कहता है, तुम शर्मा रही हो? जीजी हर वक्त क्यूट लगती है, ये आदमी तो तारीफ करने में माहिर है। तभी हुओ यानटिंग को एक फोन आता है। फोन पर उसके पिता हैं जो गुस्से में कह रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे से किसी अनजान लड़की से शादी करने की? अभी इसी वक्त क्योटो वापस आओ। जीजी को पता चल जाता है कि हुओ यानटिंग के पिता यानी उसके दोस्त हे की के दादाजी उसे पसंद नहीं करते, लेकिन हुओ यानटिंग उसे संभालता है। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम चाहती हो कि हमारे परिवार वाले हमें आशीर्वाद दें, इसलिए प्लीज पहले मुझे इस मामले को संभालने दो। जब तुम तैयार हो जाओगी तब मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा। जीजी उसकी बात मान लेती है। अब सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं क्योटो। हुओ यानटिंग के पिता एक लड़की से बात कर रहे हैं जिसका नाम है लू यानरन। वो उससे कहते हैं, यानरन, मैंने तुम्हें यहाँ अपने बेटे की तरफ से माफी मांगने के लिए बुलाया है। यहाँ हमें कहानी का सबसे बड़ा सीक्रेट पता चलता है। हुओ यानटिंग और लू यानरन की शादी पहले से ही उनके परिवारों ने तय कर रखी थी। ये एक अरेंज मैरिज थी। लू यानरन का परिवार हुओ फैमिली
तसल्ली से कहता है कि अगर हुओ यांटिंग जीजी को तलाक दे दे तो वो इस बात को भूल जाएंगे। हुओ यांटिंग के पिता भी यही चाहते हैं। वो कहते हैं मैंने उसे वापस बुलाया ही इसलिए है ताकि वो तलाक ले सके और तुम दोनों की शादी हो सके। तभी वहाँ हुओ यांटिंग की एंट्री होते है। वो सीधे कहता है तलाक? बिल्कुल नहीं। फिर वो लू यानरन की तरफ देखकर कहता है मिस लू, जब तुम्हें पता ही चल गया है कि मैं शादीशुदा हूँ तो मैं साफ साफ बता दूं, मेरा तलाक लेने का कोई इरादा नहीं है। मैं किसी अरेंज मैरिज के लिए कभी तैयार नहीं था। लू यानरन गुस्से में कहती है ये संगाई हमारे परिवारों के बड़ों ने तय की थी, तुम अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हो। लू यानरन समझ जाती है कि अब ये रिश्ता नहीं टिकेगा और वो कहती है जबरदस्ती की शादी मुझे भी नहीं चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हुओ यांटिंग के पिता उस पर बुरी तरह बरसते हैं। ये सब क्या किया तुमने? लू यानरन को छोड़ दिया? क्या तुम उस अनजान लड़की के लिए ऐसा कर रहे हो जो न जाने कहां से आई है? क्या वो हुओ परिवार की जिम्मेदारी संभालेगी? इस पर हुओ यांटिंग बहुत लय से और आत्मविश्वास से जवाब देता है पिताजी, अगर हुओ परिवार का कारोबार सिर्फ एक शादी के रिश्ते पर टिका है तो इसका मतलब है कि इसका अंत आ गया है और मैं जीजी को नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो अपने दिल की बात कहता है जिसे सुनकर हम सब हैरान रह जाते हैं। वो कहता है उससे शादी करना ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में मैंने इतने सालों में कभी सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी। मैं उसकी बहुत कद्र करता हूँ। अगर आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मैं सही समय पर उसे आपसे मिलाने लाऊंगा, लेकिन प्लीज उसे कोई तकलीफ मत दीजिएगा और ना ही उसे डराइएगा। ये सुनकर पता चलता है कि हुओ यांटिंग जीजी को सालों से जानता और पसंद करता है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। उधर जीजी के पास उसकी एक दोस्त आती है और उसे भड़काने की कोशिश करती है। वो कहती है तुम्हारा पति क्योटो में अपनी होने वाली मंगेतर के साथ हंस बोल रहा है। जीजी पहले तो कोई खास ध्यान नहीं देती, लेकिन जब उसकी दोस्त उसे एक तस्वीर दिखाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तस्वीर में हुओ यांटिंग लू यानरन के साथ था। उसकी दोस्त उसे और भड़काती है। वो लू परिवार की बेटी है जो हुओ परिवार के बराबरी की है और तुम अपनी हैसियत देखो, अगर बेइज्जती से बचना चाहती हो तो खुद ही पीछे हट जाओ। जीजी का दिल टूट जाता है। वो सोचती है क्या वो सच में मिस लू से मिलने गया था? अगर ऐसा है तो हमारी शादी का क्या मतलब है? गुस्से और दुख में जीजी एक बड़ा कदम उठाती है। वो घर की नौकरानी से कहती है मैं जा रही हूँ, और अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। वो इतनी नाराज थी कि उसने अपनी शादी की अंगूठी भी उतारकर वहीं छोड़ दी। नौकरानी ये देखकर घबरा जाती है और तुरंत हुओ यांटिंग को फोन करती है। दूसरी तरफ हुओ यांटिंग अपनी माँ से बात कर रहा होता है और उन्हें यकीन दिला रहा होता है कि वो जल्द ही जीजी को उनसे मिलाने लाएगा। तभी उसे नौकरानी का फोन आता है। नौकरानी बताती है सर बहुत गड़बड़ हो गई, मैडम ने आपकी और मिस लू की तस्वीरें देख ली हैं, उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है, वो बहुत गुस्से में हैं और घर छोड़कर जा रही हैं, उन्होंने शादी की अंगूठी भी उतार दी है। ये सुनते ही हुओ यांटिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत कहता है उसे किसी भी हाल में रोको, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। वो तुरंत अपनी माँ को बताता है कि उसे अभी निंगचैंग वापस जाना होगा और अपने लिए सबसे तेज फ्लाइट बुक करने को कहता है। जीजी हुओ यांटिंग से पूछती है तुम अभी तक गए नहीं? तुम्हें तो क्योटो में मिस लू के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना था, वापस क्यों आ गए? यहाँ हमें एक नए किरदार मिस लू के बारे में पता चलता है, जिसके साथ शायद हुओ यांटिंग के परिवार वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं। हुओ यांटिंग सफाई देते हुए कहता है मैं किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं गया था, मैंने लू यानरान को साफ साफ बता दिया है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तुम मेरी इकलौती पसंद हो, मैं तुम्हारे सिवा किसी के साथ नहीं हो सकता। जीजी कहती है ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन फिर वो जाने की बात करती है। हुओ यांटिंग पूछता है कि वो उसे छोड़कर क्यों जा रही है। जीजी जवाब देती है ये काम की वजह से है, कंपनी ने नए कर्मचारियों के लिए एक ट्रेनिंग का इंतजाम किया है। हुओ यांटिंग हैरान होकर पूछता है लेकिन तुम तो हुआसिन की बॉस हो, तुम्हें नहीं पता? जीजी तुरंत बात संभालते हुए कहती है अगर ये बिजनेस ट्रिप है तो तुमने अपनी शादी की अंगूठी क्यों उतार दी? जीजी बहाना बनाती है इतना बड़ा हीरे का छल्ला पहनकर घूमना सुरक्षित नहीं है। इस पर हुओ यांटिंग थोड़ा चिढ़कर पूछता है तो मैं क्योटो ब्लाइंड डेट पर गया और मिसेस हुओ को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा? जीजी बड़ी समझदारी से जवाब देती है तुमने कहा था कि तुम इसे संभाल लोगे, तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं किसी और की बातों में आकर परेशान नहीं होंगी। अब मुझे सच में जाना है वरना देर हो जाएगी। हुओ यांटिंग उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। एयरपोर्ट से लौटते वक्त हुओ यांटिंग का सामना होता है कहानी की विलेन बाई लुओ वेई से। वही बाई लुओ वेई जिसके लिए जीजी के एक्स बॉयफ्रेंड लू जिन चेंग ने उसे धोखा दिया था। हुओ यांटिंग का दोस्त या असिस्टेंट उससे पूछता है ये तो सेलिब्रिटी बाई लुओ वेई है, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपकी भाभी जीजी के पास जाकर झगड़ा करने की? यहाँ पता चलता है कि बाई लुओ वेई ने जीजी को भड़काने की कोशिश की थी। हुओ यांटिंग का दोस्त कहता है आपकी भाभी ने तो इस मामले पर कोई हंगामा भी नहीं किया और कहा कि उन्हें आप पर भरोसा है, मानना पड़ेगा आपकी पसंद वाकई में खास है, इतनी समझदार भाभी मिली है, आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन हुओ यांटिंग का चेहरा अभी भी गंभीर था। क्या वो जीजी के रिएक्शन से खुश नहीं था या उसे किसी और बात की चिंता थी? जीजी अपनी बिजनेस ट्रिप पर पहुंच चुकी है लेकिन उसने हुओ यांटिंग से कोई संपर्क नहीं किया।
वो अपनी असिस्टेंट से पूछता है, अगर कोई इंसान अपने पार्टनर से जलन महसूस ना करे और बिजनेस ट्रिप पर पहुंचकर भी उसे कांटेक्ट ना करे तो इसका क्या मतलब है? उसका असिस्टेंट तुरंत जवाब देती है, इसका सीधा मतलब है कि वो उसकी परवाह नहीं करता, उसे पसंद नहीं करता। ये सुनकर हो यांटिंग सोचने पर मजबूर हो जाता है। अब कहानी वापस घूमकर आती है जीजी के एक्स बॉयफ्रेंड लू जिन चेंग पर। बाई लुओ वेई उसके लिए सूप लेकर आती है, लेकिन वो गुस्से में उसे बाहर जाने को कह देता है। जब से उसे जीजी और हो यांटिंग की शादी का पता चला है, वो बाई लुओ वेई को नजरअंदाज कर रहा है। तभी बाई लुओ वेई को डायरेक्टर वांग का फोन आता है और वो उसे बताते हैं कि उसे एक प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है क्योंकि इन्वेस्टर ह्वासिंग एंटरटेनमेंट ने उसे रिप्लेस करने की मांग की है। बाई लुओ वेई समझ जाती है कि ये सब हो यांटिंग का किया धरा है, वो जीजी के लिए ये सब कर रहा है। जीजी को अचानक याद आता है कि उसने हो यांटिंग को बताया ही नहीं कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी है। वो सोचती है इतनी देर हो गई है, क्या वो सो गया होगा? वो उसे फोन करती है। हो यांटिंग फोन उठाते ही एक अधिकार भरे लहजे में कहता है, क्या तुम कुछ भूल रही हो? जीजी उलझन में पड़ जाती है। हो यांटिंग आगे कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी हो। तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो, कब लैंड करोगी, कहाँ लैंड करोगी, क्या तुम्हें मुझे रिपोर्ट नहीं करना चाहिए? जीजी माफी मांगते हुए कहती है, माफ करना, मुझे पति पत्नी के रिश्ते का ज्यादा अनुभव नहीं। हु यांटिंग जीजी की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर करता है। जीजी कहती है, जब मैं लू जिन चेंग के साथ थी तो उसे कभी मेरी परवाह नहीं थी। मुझे अब पता चल रहा है कि किसी की परवाह में रहना कैसा महसूस होता है। ये सुनकर जीजी वादा करती है कि वो अब कहीं भी जाएगी, सुबह हो या शाम, वो हो यांटिंग को सब कुछ बताकर जाएगी। यहाँ हमें इन दोनों के बीच एक गहरा होता रिश्ता दिखाई देता है। अचानक जीजी को एक पुराने हादसे की याद आती है। एक कार एक्सीडेंट का सीन उसकी आंखों के सामने घूम जाता है, जिसमें शायद उसकी माँ की मौत हो गई थी। वो दर्द से चिल्लाती है और घबरा जाती है। हुओ यांटिंग तुरंत उसे अस्पताल ले जाने की बात करता है। इस फ्लैशबैक से पता चलता है कि जीजी के अतीत में कोई बहुत दर्दनाक घटना घटी है, जिसका असर आज भी उस पर है। कुछ समय बाद जीजी के साथ एक और हादसा होता है, शायद एक और कार एक्सीडेंट, जिसमें उसे कुछ खरोंचे आती हैं। उसका फोन भी काम नहीं कर रहा होता। तभी हुओ यांटिंग वहाँ पहुँच जाता है। जीजी उसे देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है, आप यहाँ कैसे? हुओ यांटिंग चिंता से कहता है, तुम्हारे साथ कुछ हुआ और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। क्या मैं नहीं आता? मैं लेट हो गया। वो जीजी की चोट देखकर उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए कहता है। जीजी उसे धन्यवाद देती है। गाड़ी में जीजी पूछती है, क्या आपको मेरे सालों पहले हुए कार एक्सीडेंट के बारे में पता है? हुओ यांटिंग जवाब देता है, हाँ मैं जानता हूँ। जीजी हैरान होकर कहती है, तो आप मुझे जानते हैं? हुओ यांटिंग कहता है, हाँ मैं सब जानता हूँ। जीजी को लगता है कि उसके दोस्त है कि नहीं उसे सब बताया होगा। हुओ यांटिंग उसे समझाता है, जो हो गया वो बीत गया, खुद को दोष मत दो। अगर तुम्हारी माँ स्वर्ग से देख सकती हैं, तो वो तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देखना चाहेंगी। ये सुनकर जीजी टूट जाती है। वो रोते हुए कहती है, मेरी दादी कहती हैं कि मैं एक मनहूस हूँ। जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, सब मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरी दादी भी बीमार है। वो हुओ यांटिंग से मिन्नत करती है, हुओ यांटिंग तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज कुछ भी बुरा मत होने देना। यहाँ हुओ यांटिंग एक बहुत ही दिल छू लेने वाली बात कहता है, तुम मेरे लिए मनहूस नहीं बल्कि एक लकी स्टार हो। लेकिन जीजी फिर एक अजीब सवाल पूछती है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो क्या तुम वो हो जो मुझसे प्यार करता है या वो जिसे मैं प्यार करती हूँ? इस सवाल का मतलब शायद ये है कि वो डर रही है कि कहीं उसकी वजह से हुओ यांटिंग को भी कुछ न हो जाए। अब सीन बदलता है और दोनों शायद किसी होटल में हैं। जीजी अपने कमरे में पहुंचती है और हुओ यांटिंग को अंदर आने से रोक देती है। वो कहती है, रुको, मैंने अभी कमरा साफ नहीं किया है, जब तक मैं ना बुलाऊं अंदर मत आना। उसका कमरा बहुत फैला हुआ था और वो शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। वो जल्दी जल्दी सामान सूटकेस में ठूसती है और फिर उसे अंदर बुलाती है। हुओ यांटिंग मजाक में कहता है, अब मुझे मिसेस हुओ के बारे में थोड़ा और समझ आ रहा है। जीजी पूछती है, क्या मतलब? वो शरारती अंदाज में कहता है, मेरा मतलब है मिसेस हुओ बहुत प्यारी हैं। ये सुनकर जीजी शर्मा जाती है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वो जीजी की बेस्ट फ्रेंड यू तांग होती है। वो जीजी के एक्सीडेंट की खबर सुनकर भागी भागी आती है और उसे गले लगा लेती है। तभी उसकी नजर हुओ यांटिंग पर पड़ती है और वो चौंक जाती है। वो कहती है, तो आप ही है प्रेसिडेंट हुओ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हुओ यांटिंग बहुत विनम्रता से यू तांग का शुक्रिया अदा करता है और इस मौके पर उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित करता है। यू तांग भी मजाक में कहती है, बहुत अच्छा हुआ, मैं जीजी को ढूंढते ढूंढते भूखी हो गई थी। इतने दिनों से शादी हो गई है, अब तो इन बड़े आदमी यानी हुओ यांटिंग से अच्छे से मिलना बनता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं जीजी को अपनी दोस्त के साथ। उसकी दोस्त, जिसका नाम शायद
शायद शीबा शी है, उसे चढ़ाते हुए कहती है, तुम्हारी जिंदगी तो किसी सुपर ड्रामेटिक सीईओ नॉवल जैसी हो गई है। प्रेसिडेंट हुआ यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? वो तुम्हारे लिए ही आए हैं, है ना? दोस्त उसे एक और बड़ी खबर देती है, क्या तुमने सुना? बाई लुओ वे यानी जीजी की एक्स बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड को इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वो पूरी तरह गायब हो गई है। जरूर ये काम तुम्हारे पति ने ही किया होगा। जीजी इन सब बातों से बेखबर है। उसकी दोस्त कहती है, देखा तो जरा, अब तुम लू जिन चैंग को पूरी तरह भूल चुकी हो। सच सच बताना, क्या तुम अपने सीईओ पति हुओ यांटिंग के प्यार में पड़ गई हो? जीजी शर्माते हुए मान लेती है, शायद हाँ। आखिर इतने परफेक्ट आदमी के प्यार में पड़ना मुश्किल भी नहीं है। वो शुक्र मनाती है कि हुओ यांटिंग उसकी जिंदगी में आया। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि जीजी, हुओ यांटिंग और उसकी दोस्त एक साथ हैं। दोस्त हुओ यांटिंग से मजाक में कहती है, प्रेसिडेंट हुओ, अभी जीजी कह रही थी कि वो आपके प्यार में पड़ गई हैं। इससे पहले कि जीजी कुछ कह पाती, हुओ यांटिंग बड़ी चालाकी से बात को घुमा देता है और कहता है, किससे प्यार हो गया? हाँ, मुझे इस शहर से प्यार हो गया है। अगर तुम्हें पसंद है तो अगली बार तुम्हारे साथ घूमने फिर आऊंगा। पार्टी के बाद जीजी थोड़ी नशे में होती है। हुओ यांटिंग उसे होटल वापस ले जाता है। दोस्त उसे हुओ यांटिंग के भरोसे छोड़ते हुए चेतावनी देती है, अगर तुमने जीजी का दिल दुखाया तो मैं तुमसे लड़ूंगी। जिस पर हुओ यांटिंग वादा करता है, फिक्र मत करो, मैं उसे कभी निराश नहीं करूंगा। अब आता है कहानी का सबसे प्यारा और फनी मोमेंट। नशे में धुत जीजी हुओ यांटिंग को अपना बड़ा पीला कुत्ता समझ लेती है और कहती है, अरे तुम छोटे जहरीले कुत्ते इतने बड़े कब हो गए? हुओ यांटिंग उसे बिस्तर पर ले जाता है और उसकी देखभाल करने की कोशिश करता है, लेकिन नशे में जीजी का एक अलग ही रूप सामने आता है। वो शावर लेने की जिद करती है। हुओ यांटिंग कहता है कि वो कल नहा ले, लेकिन जीजी कहती है, मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम हो ना। वो उससे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जीजी उसे पकड़ लेती है और मासूमियत से पूछती है, हुओ यांटिंग, क्या तुम सच में मेरे पति हो? और फिर वो सवालों की झड़ी लगा देती है, अगर तुम मेरे पति हो तो मेरे साथ सोते क्यों नहीं, मुझे नहलाते क्यों नहीं, क्या तुम इनकेपेबल हो? ये सुनकर हुओ यांटिंग के होश उड़ जाते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो नशे में है, लेकिन जीजी नहीं मानती। वो जिद करती है, हुओ यांटिंग, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। अब हुओ यांटिंग उससे पूछता है, जीजी, क्या तुम सच में यही चाहती हो? जीजी उसके करीब आती है और उसे हस्बैंड कहकर बुलाती है और फिर कहानी एक बहुत ही गहरे और इमोशनल मोड़ पर पहुंचती है। हुओ यांटिंग जीजी के बालों में बंधे हेयर टाई को देखता है और पूछता है, तुम्हारे बालों में जो हेयर टाई था वो बहुत अच्छा था। वो उसे पूछता है, क्या तुम उसे पसंद करती हो? जीजी कहती है, हाँ, अब भी पसंद करती हो? जीजी जवाब देती है, हाँ, अब भी पसंद है। हुओ यांटिंग पूछता है, आखिर वो है कौन? और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। जीजी जवाब देती है, वो इंसान तुम हो, बस तुम भूल गए हो। अगली सुबह जीजी उठती है और हुओ यांटिंग को देखती है, जो बिना शेव किए भी बहुत हैंडसम लग रहा है। जीजी के मन में एक अजीब सी हलचल होती है। तभी हुओ यांटिंग जीजी के पुराने हेयर टाई, बालों में लगाने वाला बैंड का जिक्र करता है और पूछता है, तुम्हें वो पसंद था, है ना? जीजी थोड़ा हैरान होती है, लेकिन कहती है, हाँ। फिर हुओ यांटिंग एक सीधा सवाल पूछता है, क्या तुम अब भी उसे पसंद करती हो? जीजी धीरे से कहती है, हाँ, मैं अब भी उसे पसंद करती हूँ। ये सुनकर जीजी को लगता है कि हुओ यांटिंग के दिल में सच में कोई और है और वो शायद उसी लड़की के बारे में बात कर रहा है। उसका दिल थोड़ा बैठ जाता है। जीजी नाश्ता करने नीचे आती है। हुओ यांटिंग उसे गर्म दूध पीने को कहता है, लेकिन जीजी उदासी से बहाना बना देती है, मुझे आजकल लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया है, मैं दूध नहीं पी सकती। हुओ यांटिंग को ऑफिस के लिए निकलना होता है। वो बताता है कि उसे काम से बाहर जाना है और वो शाम को वापस आएगा। उसके जाने के बाद जीजी सोचती है, क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो नाराज हो गए? रात को जब हुओ यांटिंग वापस आता है तो जीजी पहले ही अपने कमरे में जाकर सो चुकी होती है। हुओ यांटिंग उसके कमरे में जाता है। जीजी उसे अपने कमरे में सोने के लिए कहती है, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। हुओ यांटिंग दरवाजा बंद कर देता है और जीजी से पूछता है, अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं कैसे जानूंगा कि तुम नाराज क्यों हो? जीजी झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन हुओ यांटिंग कहता है, जीजी, मैं एक नजर में तुम्हारा झूठ पकड़ लेता हूँ। हमारी अभी अभी शादी हुई है, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बताओ। जीजी हिम्मत करके पूछती है, ठीक है, तो मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हुओ यांटिंग मुस्कुराता है और कहता है, क्या तुम्हें ये महसूस नहीं होता? जीजी बच्चों की तरह जिद करती है, मान लो मुझे महसूस नहीं होता, मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। और फिर हुओ यांटिंग वो कहता है जिसका जीजी को बेसब्री से इंतजार था। वो उसकी आंखों में देखकर कहता है, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। वो आगे कहता है, क्या तुम और सुनना चाहती हो? मैं हर रोज कह सकता हूँ। ये सुनते ही जीजी की सारी नाराजगी और शक दूर हो जाता है। वो शर्माते हुए कहती है, मेरा लैक्टोज इंटॉलरेंस अब ठीक हो गया है। वीकेंड पर हुओ यांटिंग जीजी के साथ घर पर ही रुकता है, जो म्यूजिक कंपोज कर रही होती है। वो जीजी को प्यार से गले लगा लेता है।
वो कहता है, मैंने ध्यान दिया है तुम्हारा म्यूजिक बनाने का स्टाइल बदल गया है। पहले तुम्हारे संगीत में एक शांति और हल्की सी उदासी होती थी, लेकिन आज के संगीत में जिंदगी है, जैसे पतझड़ की धूप। जीजी हैरान रह जाती है कि वो उसके संगीत को इतनी गहराई से समझता है। तभी हुओ यांटिंग एक और राज खोलता है। वो बताता है, तुम्हारे फोन की वो रिंगटोन वो तुम्हारा ही गाना है ना? मैंने एक बार तुम्हारा एक गाना सुना था और मैं उसका फैन हो गया था। मैंने तुम्हारे और गानों का इंतजार किया, लेकिन तुमने सिर्फ 3 ही गाने रिलीज किए। मुझे नहीं पता था कि तुम ही वो कंपोजर हो। वो जीजी को प्रोत्साहित करते हुए कहता है, जीजी कभी हार मत मानना, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा सबसे वफादार प्रशंसक रहूंगा। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा होता है कि तभी जीजी के पास एक फोन आता है। वो घबराकर कहती है, मैं अभी आती हूँ। हुओ यांटिंग पूछता है कि क्या हुआ। जीजी बताती है कि दादी अस्पताल में है। हुओ यांटिंग बिना एक पल सोचे कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों भागकर अस्पताल पहुँचते हैं। जीजी चिंता से पूछती है, दादी आप कैसी हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? दादी उसे शांत करते हुए कहती हैं, चिंता मत करो, पेट की कोई समस्या नहीं है, मैं बस बूढ़ी हो रही हूँ। संतुलन खो बैठी और गिर गई। जीजी अपनी दादी के लिए बहुत चिंतित है, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। दादी जीजी को देखकर मजाक करती हैं, देखो तो दुल्हन बन गई है, लेकिन अब भी बच्ची जैसी है। दादी जीजी से कहती हैं कि वो अब ठीक है। जीजी उन्हें अपने साथ निंगचेंग में रहने के लिए मनाती है, लेकिन दादी इनकार कर देती हैं। वो कहती हैं, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, मैं तुम्हारे बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। तभी हुओ यांटिंग, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, दादी के लिए सेब छीलने लगता है। जीजी और दादी दोनों हैरान रह जाते हैं। हुओ यांटिंग कहता है, दादी आपको पहले अपनी एनर्जी वापस लानी होगी। अचानक दादी को पीठ में दर्द होता है। हुओ यांटिंग तुरंत आगे बढ़कर कहता है, दादी लाइए मैं आपकी मालिश कर देता हूँ। जीजी चौंक जाती है, आपको ये भी आता है? हुओ यांटिंग दादी की मालिश करने लगता है और दादी को सच में आराम मिलता है। वो बताता है, मेरी माँ को भी कुछ समय से पीठ दर्द की समस्या थी, इसीलिए मैंने एक फिजियोथेरेपिस्ट से ये सीखा है। जीजी मन ही मन सोचती है, हुओ यांटिंग तुम्हें सब कुछ कैसे आता है? तुम तो सच में सर्वशक्तिमान हो। रात में जीजी हुओ यांटिंग को धन्यवाद देती है। वो कहती है, आज आपने बहुत अच्छा किया, आपकी वजह से दादी बहुत खुश थीं। अब तो दादी की आंखों में सिर्फ आप ही दिखते हैं। हुओ यांटिंग मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर मैं उनका पोता दामाद हूँ, मुझे अच्छा प्रदर्शन तो करना ही होगा। जीजी भावुक होकर कहती है, हुओ यांटिंग आपका यहाँ होना बहुत अच्छा है। अगले दिन जीजी अकेले दादी से मिलने जाती है। वो मजाक में कहती है, दादी अब तो आपकी नजरों में सिर्फ यांटिंग ही है, आप मुझे तो भूल ही गई। इस पर दादी एक ऐसा राज खोलती है जिसे सुनकर जीजी और हम सब चौंक जाते हैं। दादी बताती है, पगली लड़की, क्या तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं चला? जिस दिन वो मुझसे तुम्हारा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुकलेट, घर का पंजीकरण दस्तावेज मांगने आया था, उसी दिन उसने मुझसे वादा किया था कि वो जिंदगी भर तुम्हें खुश रखेगा। हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ हुओ यांटिंग दादी से कह रहा है, दादी जीजी मुझे कई सालों से पसंद करती है, अब जाकर उसने उस इंसान को भुलाने का फैसला किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगी। चिंता न करें, मैं हमेशा उससे प्यार करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। दादी जीजी को बताती है, मैंने दुनिया देखी है, मैं सच और झूठ में फर्क कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने उसे वो दस्तावेज दे दिया। जीजी ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है, उसने दादी से कहा कि मैं उसे कई सालों से पसंद करती हूँ, लेकिन हम तो शादी से पहले सिर्फ एक बार मिले थे, ये कई साल कहाँ से आ गए? लगता है उसने मेरी मदद करने और दादी को मनाने के लिए ये सब कहा। तभी हुओ यांटिंग का असिस्टेंट सोंग जो उनके लिए खाना लेकर आता है। जीजी अपनी सोच से बाहर निकलती है और दादी को खाना खिलाने लगती है। जीजी अपनी दादी से मिलने उनके घर आती है, क्योंकि उसे पता चला था कि उन्हें चोट लगी है, लेकिन वहाँ उसका सामना उस इंसान से होता है जिससे वो बिल्कुल नहीं मिलना चाहती थी, लू जिनचैंग से। लू जिनचैंग उसे बताता है कि उसके पिता उसे विदेश भेज रहे हैं और वो उससे बात करने के लिए उसे हर जगह ढूंढ रहा था। वो कहता है, मैं तुम्हारे घर गया, तुम्हारी कंपनी गया, लेकिन कहीं नहीं मिल पाई, इसलिए तुम्हारी नानी के घर आना पड़ा। जीजी साफ मना कर देती है, लू जिनचैंग हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन तभी दादी उन्हें बताती है कि बाहर तेज बारिश हो रही है और लू जिनचैंग बाहर ही इंतजार कर रहा है। वो जीजी को सलाह देती हैं, तुम लोग 2 साल तक साथ थे, जाकर बात कर लो और अच्छे से इस रिश्ते को खत्म करो। दादी की बात मानकर जीजी बाहर जाती है। लू जिनचैंग उसे देखते ही कहता है, जीजी तुम आखिर मुझसे मिलने आ ही गई, मैं जानता था तुम मुझे भुला नहीं सकती। लेकिन जीजी इस बार बिल्कुल दृढ़ थी। वो कहती है, लू जिनचैंग अगर तुम अब भी उम्मीद लगाए बैठे हो तो चलो आज सब कुछ साफ कर लेते हैं। मेरे दिल में तुम्हारे साथ बिताए अच्छे और बुरे पल सब अब अतीत बन चुके हैं, अब मैं सिर्फ हुओ यांटिंग की परवाह करती हूँ। ये सुनकर लू जिनचैंग हैरान रह जाता है, लेकिन जीजी की अगली बात कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ले आती है। वो कहती है, लेकिन मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। जब मैं सबसे ज्यादा असहाय थी तब तुमने मुझे हिम्मत देने के लिए एक तेरू तेरू बोझू दी थी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी माँ मेरे लिए बनाती थी। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है।
हमें पता चलता है कि जीजी को हमेशा से लगता था कि लू जिनचैंग ने उसे वो डॉल दी थी, क्योंकि जब वो बेहोश थी तो किसी ने वो डॉल उसके बिस्तर के ऊपर टांग दी थी। लेकिन लू जिनचैंग हैरानी से कहता है, तेरू तेरू बोजू, मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। वो जीजी को खुश करने के लिए कहता है, अगर तुम्हें वो डॉल पसंद है तो मैं तुम्हें 10, 100, 1000 खरीद कर दे सकता हूँ। और यहीं पर जीजी को एक बहुत बड़ी सच्चाई का एहसास होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, लू जिनचैंग, मुझे आज एहसास हुआ कि मैं शुरू से ही गलत इंसान से प्यार करती रही। मैं हमेशा उस तेरू तेरू बोजू डॉल की वजह से तुमसे प्यार करती रही। उस एक छोटी सी अच्छाई के लिए मैंने तुम्हारी सारी बेरुखी और अपमान को नजरअंदाज किया, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं शुरू से ही गलत थी। वो आगे कहती है, लेकिन सच बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब मुझे अतीत में जीने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। जीजी पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जिस एक वजह से वो लू जिनचैंग से जुड़ी हुई थी, वो वजह कभी थी ही नहीं। घर के अंदर दादी जीजी को परेशान देखकर उसका हाल पूछती है। जीजी कुछ नहीं कहती। दादी एक पुरानी फोटो एल्बम निकालती है जिसमें जीजी की माँ की तस्वीरें थी। वो जीजी को हिम्मत देते हुए कहती है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कभी कभी तुम्हारी माँ की याद आती है तो बस देख लेती हूँ। अगर वो आज होती और तुम्हें शादी करके खुश देखती तो वो बहुत खुश होती। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही भावुक मोड़ पर आकर रुक जाती है। जीजी अपनी दादी के घर पर है, जहाँ उसे एक पुराना हेयर टाई मिलता है। उसे याद आता है कि बचपन में उसके पास ऐसे 2 हेयर टाई थे जिनमें से एक खो गया था और वो उसके लिए बहुत रोई थी। तभी उसकी नजर हुओ यांटिंग के हाथ में बंधी वैसी ही हेयर टाई पर पड़ती है। जीजी के दिमाग में एक तूफान आ जाता है। ये हेयर टाई मेरी है, लेकिन ये उसके पास कैसे आई? हम तो हाई स्कूल में मिले थे। इस राज को जानने की बेचैनी में वो तुरंत अपनी दादी से विदा लेकर निकल पड़ती है। जीजी भागकर हुओ यांटिंग के पास पहुंचती है और सीधे मुद्दे पर आती है। वो कांपते हुए हाथों से उसकी कलाई पर बंधी हेयर टाई की तरफ इशारा करके पूछती है, क्या ये मेरी है? हुओ यांटिंग एक गहरी मुस्कान के साथ जवाब देता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास अब भी दूसरी वाली होगी। और फिर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। हुओ यांटिंग जीजी को उसके बचपन की एक भयानक घटना याद दिलाता है। वो बताता है कि जब वो छोटी थी तो उसे किडनैप कर लिया गया था और वो छोटा लड़का कोई और नहीं बल्कि हुओ यांटिंग ही था जिसे जीजी ने उस वक्त बचाया था। जीजी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसने एक घायल लड़के को बचाने के लिए अपनी माँ से गुहार लगाई थी। वो रोते हुए पूछती है, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे इतना गलत क्यों समझने दिया? मैं इतने समय तक कितनी अकेली और परेशान रही। हुओ यांटिंग उसे प्यार से संभालता है और कहता है, मुझे लगा था कि तुम्हारे दिल में कोई और है, लेकिन फिर भी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं मिसेज हुओ की पोजीशन पर डटा रहूंगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जीजी को एहसास होता है कि हुओ यांटिंग का प्यार कितना गहरा है। वो कहती है, तुम मिसेज हुओ को भी मुझसे जलन हो सकती है? हुओ यांटिंग मुस्कुराकर कहता है, मैं बहुत खुश हूँ जीजी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई, पहले भी और अब भी। और फिर वो शरारत से पूछता है, तो क्या मिसेज हुओ आज रात मुझे पनाह देंगी? अगली सुबह जीजी शर्म से लाल होती है, जबकि हुओ यांटिंग उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वो कहता है, गुड मॉर्निंग मिसेज हुओ। मिसेज हुओ कल रात बहुत उत्साही थी। जीजी उसे चुप कराने की कोशिश करती है और मन ही मन सोचती है, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि हुओ यांटिंग इतना बड़ा बदमाश है। तभी जीजी को एक और पुरानी बात याद आती है। वो पूछती है, क्या वो टेरू टेरू बोजू डॉल तुमने मुझे दी थी? हुओ यांटिंग मुस्कुराता है, आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया। जीजी को एहसास होता है कि वो रहस्यमयी शख्स जो हॉस्पिटल में उससे मिलने आता था और उसकी सलामती की दुआ करता था, वो हुओ यांटिंग ही था। वो कहता है, मैं चाहता था कि मेरी छोटी राजकुमारी की जिंदगी हमेशा खुशियों और सुकून से भरी रहे। जीजी की आंखें भर आती हैं। वो कहती है, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे चुकाऊंगी? हुओ यांटिंग जवाब देता है, हम शादीशुदा हैं, मेरे लिए इससे बेहतर कोई जवाब नहीं हो सकता। और आखिरकार जीजी अपने दिल की बात कह देती है, हुओ यांटिंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे पता भी नहीं चला कि ये कब शुरू हुआ। अब जब सारे राज खुल चुके हैं और दिल मिल चुके हैं, तो हुओ यांटिंग जीजी को अपने परिवार से मिलवाने का फैसला करता है। जीजी घबरा रही होती है, लेकिन हुओ यांटिंग उसका हाथ थामकर कहता है, डरो मत, मैं हूं ना। जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं, हुओ यांटिंग के परिवार वाले जीजी को देखकर कहते हैं, तो ये है जीजी, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। जब हुओ यांटिंग जीजी को लेकर अपने घर पहुंचता है, दरवाजे पर ही उसकी माँ यानी जीजी की सास खड़ी हैं। जीजी उन्हें देखकर थोड़ा नर्वस हो जाती है,
लेकिन पूरे सम्मान के साथ कहती है, आंटी मेरा नाम मू जीजी है। जैसे ही जीजी उन्हें आंटी कहती है, हुओ यांटिंग की माँ मजाकिया अंदाज में कहती है, ये तो मुझे आंटी भी बुला रही है। हुओ यांटिंग स्थिति को संभालते हुए कहता है, माँ जीजी बस थोड़ी शर्मीली है। जीजी तुरंत अपनी सासू माँ और ससुर जी के लिए लाए गए तोहफे देती है। हुओ यांटिंग गर्व से बताता है, ये सब जीजी ने खुद चुना है। लेकिन उसकी माँ का चेहरा अब भी थोड़ा सख्त है। हुओ यांटिंग के पिता अपनी पत्नी से कहते हैं, लड़की तुम्हारे लिए तोहफा भी लाई है, फिर भी तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो? माँ मन ही मन सोचती है, लड़की दिखने में तो प्यारी है, पता नहीं परिवार कैसा है। अब आता है असली सवाल जवाब का दौर। हुओ यांटिंग की माँ सीधे जीजी से पूछती है, मिस मू आपके माता पिता क्या करते हैं? जीजी पूरी ईमानदारी और हिम्मत के साथ जवाब देती है, मेरी माँ एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी और मेरे पिता मिंगचुआन ग्रुप के फाउंडर थे। हालांकि अब वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। अब मेरे परिवार में सिर्फ मेरी नानी ही बची है। ये सुनते ही हुओ यांटिंग का दिल पिघल जाता है। वो कहती हैं, ओह बेचारी बच्ची। तभी हुओ यांटिंग के पिता चौंक कर कहते हैं, क्या तुम मू मिंगचुआन की बेटी हो? वो बताते हैं कि वो जीजी के पिता को जानते थे और वो एक बहुत ही नेक और जमीन से जुड़े हुए बिजनेसमैन थे। फिर माँ पूछती है, और तुम क्या करती हो? जीजी बताती है, मैं एक म्यूजिक क्रिएटर हूँ और मैंने कुछ गाने भी रिलीज किए हैं। ये सुनकर तो घर का माहौल ही बदल जाता है। हुओ यांटिंग के पिता जो गाने के बहुत शौकीन हैं, खुश होकर कहते हैं, म्यूजिक क्रिएटर मतलब तुम बहुत अच्छा गाती होगी। वाह, तुम्हारे पापा एक नंबर के कराओके सिंगर हैं। आखिरकार मुझे मेरे साथ डुएट गाने वाला कोई मिला। ये देखकर सब हंसने लगते हैं। परिवार का दिल जीतने के बाद हुओ यांटिंग अपनी माँ से कहता है, माँ मैं जीजी के लिए एक ग्रैंड वेडिंग करना चाहता हूँ, प्लीज एक अच्छा दिन निकलवाने में मेरी मदद कीजिए। माँ तुरंत मान जाती हैं और कहती है कि वो अभी पंडित जी से बात करके तारीख निकलवाती है। इसके बाद हम देखते हैं जीजी को एक खूबसूरत दुल्हन के जोड़े में। उसकी नानी उसे देखकर भावुक हो जाती हैं और रोने लगती हैं। जीजी पूछती है, नानी आप रो क्यों रही हैं? नानी खुशी के आंसुओं के साथ कहती है, मैं तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखने का सपना देखती थी, आज मैं बहुत खुश हूँ। जीजी दुल्हन के लिबास में किसी परी से कम नहीं लग रही। हुओ यांटिंग उसे देखकर कहता है, मिसेस हुओ आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी जीजी उससे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछती है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जिस दिन मेरा लू जिंगचैंग से ब्रेकअप हुआ था, अगर हम उस दिन ना मिले होते तो क्या तुम फिर भी मुझे ढूंढने आते? क्या हम फिर भी साथ होते? हुओ यांटिंग मुस्कुराता है और एक ऐसा जवाब देता है जो जीजी का दिल जीत लेता है। वो कहता है, इसमें अगर की कोई गुंजाइश नहीं है जीजी, मैं हमेशा यहीं था, हम उस दिन जरूर मिलते। ये सुनकर जीजी की सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं और वो खिलखिलाकर हंस पड़ती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसका ये फैसला बिल्कुल सही था। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे जीजी ने अपनी सच्चाई और सादगी से पूरे परिवार का दिल जीत लिया। और हुओ यांटिंग का जवाब ये साबित करता है कि ये रिश्ता सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत का लिखा हुआ था। आपको ये इमोशनल ड्रामा कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।